Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 4 थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस को कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। उसमें हमने साइकोमेट्रिक अप्रोचेस, इंटेलिजेंस को समझने की, स्टडी करने की जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, उसकी जितनी भी थियरीज है वो हमने कवर कर लिए। इस वीडियो में हम लोग जो कॉग्निटिव अप्रोचेज है इंटेलिजेंस को समझने की, वो हम लोग कवर करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट थियरी है वो है गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपनी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का मॉडल इन्होंने दिया था। अब तक हमने जितनी भी थियरीज पढ़ी हैं उसमें क्या कि इंटेलिजेंस तो एक है, बट उस इंटेलिजेंस के अंदर कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। किसी ने वन फैक्टर यूनिफैक्टर थियरी दी है, किसी ने टू फैक्टर थियरी दी है, किसी ने बोला नहीं मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं भाई इंटेलिजेंस के अंदर, तो मल्टीपल एबिलिटीज़ होती हैं हमारी, है ना। बट हार्वर्ड गार्डनर क्या बोल रहे हैं, भाई इंटेलिजेंस एक सिंगल हो ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हर ह्यूमन बींग एक तरीके से नहीं सोचता, हर किसी की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कॉग्निशन एक नहीं होती, कल्चर टू कल्चर भी डिफर करती है और हर ह्यूमन बींग अलग तरीके से उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, सबकी कैपेसिटीज़ अलग होती हैं, है ना। तो इंटेलिजेंस को हम एक सिंगल एंटिटी में डिफाइन कर ही नहीं सकते, ये माना था हार्वर्ड गार्डनर का। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने ये बात कही थी दैट ही डिडंट बिलीव दैट देयर वाज वन फॉर्म ऑफ कॉग्निशन विच कट अक्रॉस ऑल ह्यूमन थिंकिंग, कि हर किसी के अंदर जो कॉग्निशन है वो एक ही फॉर्म में है, ठीक है। ये नहीं मानते थे और उसी एक फॉर्म को, कॉग्निशन की उस एक फॉर्म को हर ह्यूमन थिंकिंग जो है, हर ह्यूमन बींग जो है उसको शेयर कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब ह्यूमन बींग अलग है तो हम इंटेलिजेंस को एक ही तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं। जब इंटेलिजेंस, इन्होंने कह दिया कि इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप्स की होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें हर एक टाइप के लिए अलग अलग टेस्ट बनानी पड़ेंगे ना। हम उस डिफरेंट एबिलिटी को, डिफरेंट टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर करें। There are multiple intelligence with autonomous intelligence capacities. So intelligence cannot be viewed as a single entity, जो मैंने पहले ही बात बोली कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस खुद में ही मल्टीपल टाइप्स की है, सबकी कैपेसिटीज़ अलग अलग हैं, इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको कि डांस में बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। अपनी बॉडी को मूव करना, अलग अलग स्टेप्स बनाना, और कोई अगर स्टेप्स सिखा रहा है तो उस म्यूज़िक पे, रिदम पे डांस करना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वो काइनेस्थिक एबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मूव कर सकता है। इवन जो सर्जन होते हैं, ठीक है, जिनको कि सर्जरीज करनी पड़ती है, तो वहाँ पर वो अपनी हैंड्स की मूवमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं कि वो अच्छे से सर्जरी कर सकें, तो उनमें भी काइनेस्थिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो पेंटर्स होते हैं, अपने हैंड को किस तरीके से मूव करना है कि ये चीज़ वो ड्रॉ कर सके, तो वो वहाँ पर भी उनके अंदर भी काइनेस्थिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर म्यूजिकल एबिलिटी इतनी ना हो, ठीक है, उनके अंदर लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, ये सब एबिलिटीज़ इतनी ना हो, तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है। वैसे भी मोस्टली लोग क्या मानते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, है ना, जिनके एकेडमिक्स में स्कोर ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो, जिनमें भी लॉजिकल या लिंग्विस्टिक एबिलिटी जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है, उनको हम ज़्यादा इंटेलिजेंट मान लेते हैं। तो क्या बाकी इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है, म्यूजिकल, स्पेशल, नेचुरलिस्टिक और इंट्रापर्सनल, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो लोग इंटेलिजेंट नहीं माने जाएंगे। जैसे स्कूल्स में पहले के टाइम पे क्या होता था ज़्यादातर, अब तो फिर भी काफ़ी अवेयरनेस है। पहले क्या होता था कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं ना, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, बेशक वो डांस में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, राइटिंग में अच्छे हों, कि वो उनको स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है या फिर गाने लिखना अच्छा लगता है, तो उनको इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। उनको माना जाता था कि हाँ भाई इनके स्कोर्स कम आए तो इंटेलिजेंट नहीं है, जबकि वो भी इंटेलिजेंट है बट उनकी एबिलिटी कुछ और है। इंटेलिजेंस उनके अंदर भी है बट वो, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, या फिर म्यूजिकल एबिलिटी उनकी ज़्यादा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनकी अच्छी है, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है, उनकी लॉजिकल और लिंग्विस्टिक हो सकता है इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, बट जो उनके अंदर इंटेलिजेंस ही उनके अंदर दूसरी टाइप की है। तो हर इंसान इंटेलिजेंट है, यूनिक है, बट बस हमारे पास इंटेलिजेंस डिफरेंट टाइप्स की, उसको हमें समझना होता है। तो ये माना था हार्वर्ड गार्डनर का, और इन्होंने टोटल पहले 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी, फिर इन्होंने उसको पहले 7 टाइप्स की बताई थी, फिर इन्होंने उसको 8 कर दिया था, जिसमें इन्होंने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को एक और ऐड करा था, और आगे चल करके इन्होंने 9th जो टाइप की इंटेलिजेंस है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, उसको भी ऐड ऑन करा था। तो हमारे पास 9th थी हमारी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। दस गार्डनर व्यूज each individual as a unique combination of various intelligence, hence we cannot say that one is more intelligent and another is less intelligent. तो हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि भाई हर पर्सन में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं हर इंटेलिजेंट के। किसी के अंदर म्यूजिकल और काइनेस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, उसको सिंगिंग में, डांस में, दोनों का बहुत ज़्यादा शौक है, गाने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर लिंग्विस्टिक का भी हो सकता है कि उसे गाने लिखने का भी शौक है, उसके पास अच्छे वर्ड्स हैं, पोइट्री का शौक है ना, कुछ स्टोरीज लिखने का शौक है। तो ये मतलब ये एबिलिटीज़, ये इंटेलिजेंस है उनके अंदर। हो सकता है उनमें दूसरी इंटेलिजेंस कम हो इनके कंपैरिजन में, बट वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, हर इंडिविजुअल इंटेलिजेंट होता है, किसी को कम या ज़्यादा हम नहीं बता सकते।
The utility and value of each type of intelligence is culturally determined in the sense that individuals' intelligent performance is determined according to the high desirability, usefulness and demands of society for particular types of intelligence. अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि पहले के टाइम ज़्यादातर क्या होता था कि जो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आते हैं जिन बच्चों के, तो सोसाइटी में मोस्टली क्या होता था, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना, जिनको जो एकेडमिकली ज़्यादा स्कोर करते हैं, उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट हम लोग मानते थे। और वहीं पर जो दूसरी इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ होती थी, ठीक है, काइनेसिक, म्यूजिकल, स्पेशल भी हो सकती हैं, तो उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। इंटरपर्सनल इनको भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो वो कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और किसकी यूटिलिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर किसी को डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ये एबिलिटी है डांस की, अपनी बॉडी को मूव करने की, काइनेसिक एबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा है, बट उसको हमारे कल्चर में इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो उसकी यूटिलिटी भी, उस इंसान की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी और वो लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता था उस फील्ड में। तो ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने टोटल 9 टाइप्स की जो इंटेलिजेंस बताई है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, हमारे पास टोटल कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस है? 9। म्यूजिकल, काइनेस्टिक, स्पेशल, नेचुरलिस्टिक, एक्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल। आप ये चार्ट भी याद रख सकते हैं, तो भी काफ़ी अच्छे से आपको सारे 9 के 9 याद रहेंगे। फर्स्ट है इसमें हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है कि हमारी वो कैपेसिटी टू यूज स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स इन अ स्किल्ड वे, कि हमारी सारी कैपेसिटीज़ कि हम अपने वर्ड्स को चाहे स्पोकन लैंग्वेज में या फिर रिटन लैंग्वेज में कितनी अच्छी तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है जो कि जिसके अंदर ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लैंग्वेज को, वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करने की एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, तो वो वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कहने के लिए उनके पास अच्छे खासे वर्ड्स होते हैं, है ना, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। जैसे जो पोइटर्स होते हैं, जैसे हम सॉन्ग्स सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कितना डेप्थ में इस बात को कह दिया, हमें वो अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस को वर्ड्स मिल जाते हैं, एक रिदम में वर्ड्स मिल जाते हैं कि हाँ हम भी यही चीज़ फील कर रहे थे। इवन जो जर्नलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो भी इसी तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उनके अंदर भी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। टीचर्स के पास भी होती है, जो फिलोसफर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, इनके पास काफ़ी, इनकी जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हाई होती है। सेकंड है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आ गया कि हमारी लॉजिकल रीजनिंग, हमारी वो एबिलिटी कि हम रीजनिंग कितनी अच्छे से कर पा रहे हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी हमारे पास हमारी कितनी अच्छी है। जैसे वो लोग जिनकी की मैथमेटिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, नंबर्स के साथ जो अच्छे से तरीके से डील कर सकते हैं कि उनको कितना पैसा किसी को देना है, जो अकाउंटेंट हो गए, है ना, और जो इकोनॉमिस्ट हो गए, तो उनको क्या है, नंबर से वो काफ़ी अच्छे से डील कर पाते हैं। और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सब में वो हाई होते हैं जिनकी भी लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आ गया कि वो नंबर्स के साथ काफ़ी अच्छे से डील कर पाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इकोनॉमिस्ट। और लॉजिकल थिंकिंग जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छी होती है, जिनकी लॉजिकल इंटेलिजेंस हाई होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उनकी अच्छी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छे होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कि जिनको कहा जाता है कि उनको फिजिक्स जो थी वो गॉड गिफ्टेड थी। वो इतने मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी, बड़ी से बड़े न्यूमेरिकल को भी, क्वेश्चन को भी वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते विदाउट एनी कैलकुलेटर। आर्किमिडीज हो गए, सीवी रामन हो गए, तो इन सब जो लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थी वो काफ़ी हाई थी। फिर है हमारे पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब वो हमारी सारी एबिलिटीज़ जिसमें हम रिदम्स का, साउंड्स का, पैटर्न्स का, इन सब का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं किसी भी एक म्यूजिक को कंपोजिंग, उसकी कंपोजिंग करने के लिए, कि इसमें हम क्या कि हमने, हमारे पास लिरिक्स तो है, हम इसको किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं, हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हम नई क्या धुन बना सकते हैं, है ना, वो सारी आ जाती है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। हम म्यूजिक को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर कोई एक लिरिक है, मतलब किसी ने कोई गाना लिखा है, ठीक है, वो हम किस टोन में या किस टेम्पो में उसको गाएंगे, ठीक है, वो सारी एबिलिटीज़। जैसे पुराने के टाइम पे जो सॉन्ग्स होते थे वो थोड़े स्लो होते थे, है ना, और अब जब उनका रिमिक्स बनता है तो उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाता है ना, उसका रिमिक्स बनाना, यानी कि जो ऑलरेडी म्यूजिक बना हुआ है उसको मैनिपुलेट करा, उसके पैटर्न को हमने मैनिपुलेट कर दिया। तो ये जो एबिलिटी हो जाती है इसको बोलते हैं, ये होती है सारी हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। ठीक है, जिनका भी अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिनका भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हाई होता है, मोस्टली किस में होता है, सिंगर्स में, म्यूजिकल कंपोजर्स में, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स में, म्यूजिशियन, लता मंगेशकर हो गई, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जाकिर हुसैन, इन सब का क्या, ये कुछ एग्जाम्पल है जिन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस में हो गई हमारी वो सारी एबिलिटी कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव कर पाते हैं। ठीक है, जैसे जो डांसर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन्स हो गए, ठीक है, ये लोग ज़्यादा, इनमें बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है।
ना कि सिर्फ डांसर्स और स्पोर्ट्स पर्सन में, बल्कि जो सर्जन होते हैं, क्राफ्ट मेकर होते हैं ना, जो अपने हाथों से कोई मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी से बनी हुई कोई चीज़ बनाते हैं, है ना, या फिर कोई भी मूर्ति बनाते हैं, तो वो उन सब लोगों में भी जो बॉडीली काइनेसिक इंटेलिजेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सर्जन्स में भी होती है कि उनको ऑपरेशन करने होते हैं, सर्जरी करनी होती है, तो अपने हैंड को अच्छे से मूव करना है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अपनी मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल में रखना है, अपने हिसाब से उनको चलाना है, वो उनमें ज़्यादा होती है। उनमें ये जो बॉडीली काइनेसिक इंटेलिजेंस से काफ़ी हाई होते हैं। इवन जो योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, इन सब में, स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हो गए, इन सब में जो बॉडीली काइनेसिक इंटेलिजेंस वो काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड यूज स्पेशियल एंड विजुअल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस मोस्टली किन में होती है ज़्यादा, जैसे जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या अपने माइंड में ही विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को कि हाँ हमारे पास इतना स्पेस है, तो इस स्पेस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा सामान हम इस जगह पे रख सकते हैं, या फिर इस जगह को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उनमें क्या स्पेशल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है। वो हम अपने दिमाग में ही क्या है इमेजेस को विजुअलाइज कर पाते हैं, पैटर्न्स को विजुअलाइज कर पाते हैं कि अगर हमने ये हमारे पास छोटी सी जगह है, ठीक है, सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इस छोटी जगह में भी, इस कम जगह में भी इतने सारे सामान को किस तरीके से अरेंज करें, इस स्पेस को किस तरीके से यूज़ करें कि हमारा सारा सामान इस छोटी सी जगह में भी आ जाए। तो उन लोगों में क्या स्पेशल इंटेलिजेंस हाई होती है। अब जिन लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, मोस्टली वो क्या होता है उनमें कि वो अपने मन में ही, अपने माइंड में ही विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को कि हाँ अगर मैं इस जगह पर होता तो वहाँ पर कैसा वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पेंटिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, अपने और ये क्या इमेजेस को, फिगर्स को, फेसेस को, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उनको काफ़ी अच्छे से याद भी रख पाते हैं। और अपने परसेप्शन से कि उनकी सोच से एक नई चीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो पेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी जो उनके थॉट्स होते हैं, है ना, उसको वो एक पिक्चर के थ्रू वो दिखा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो वो क्या कि उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होती है। बॉडीली काइनेसिक इंटेलिजेंस भी उनमें ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपने हैंड को इस तरीके से मूव करा पाते हैं, ठीक है। साथ में स्पेशल इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपने माइंड में ही चीज़ों को इतने अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं, इमेजेस को याद रख पाते हैं, कि फेशियल फीचर्स को भी याद रख पाते हैं कि वो उसको पेंट कर सकें। People with high visual spatial intelligence are likely to be architect, painter, interior designer, surgeon, pilots, drivers, sailors, etc. अब जिनमें भी स्पेशल और विजुअल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, और ड्राइवर और सेलर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या हो जाती है कि हम दूसरे लोगों के साथ, हमारी वो एबिलिटी कि हम दूसरे लोगों के साथ कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बातों कितने अच्छे से दूसरों के सामने रख पाते हैं, और उनकी बातों को कितने अच्छे तरीके से परसीव कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, रिलेशनशिप्स अपने अच्छे बना पाते हैं, इमोशनली दूसरों से कनेक्ट हो पाते हैं, दूसरों के इमोशन समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, वो एबिलिटी हो जाती है हमारी सारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर। जिनमें भी ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई होती है, मोस्टली वो लोग क्या होते हैं, वो सोशल वर्कर्स बनते हैं, या तो मैनेजर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नर्सेज, काउंसलर, पॉलिटिशियन, टीचर्स, लीडर्स, स्पिरिचुअल गुरु। इन सब में क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है क्योंकि ये दूसरों लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से रख पाते हैं, अपनी जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी अच्छी होती है कि, और दूसरे लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाते हैं, एम्पैथेटिक भी होते हैं कि उनके इमोशंस से कनेक्ट कर पाना, ठीक है, उनको समझ पाना, खुद की बातों को भी अच्छे तरीके से सही वर्ड्स का यूज़ करके उनको समझा पाना, तो उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सेवंथ है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें हमारी वो एबिलिटी कि हम खुद से, हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, हम खुद को कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने मूड्स को, कि हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या मोटिव्स है, डिज़ायर्स हैं, ठीक है, वो हो जाता है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और इस इंटेलिजेंस के अंदर मोस्टली हमारा इंट्रोस्पेक्टिव और सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज़ आ जाती हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या हो गया कि हम अपने फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया कि आपको कुछ काम करना था बट वो आपको नहीं करने दिया, तो उस टाइम पर आप क्या फील करोगे अपने अंदर, है ना, आप क्या सोच रहे होगे, क्या आप कैसा फील हो, आप बार बार अपने आप से सवाल कर रहे हो, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो और अपने अंदर झाँकने की कोशिश कर रहे हो, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और ये हमें जो मेथड दिया था इंट्रोस्पेक्शन का, ये दिया था, जो ये इंट्रोस्पेक्शन का कंसेप्ट था, ये दिया था हमें विलियम वुंट ने। और सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज़, ये भी हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। अब ये सच पीपल आर यूजुअली इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव टाइप, लव टू वर्क अलोन एंड आर
लीस्ट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल इवेंट्स। अब जिन भी लोगों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, हाई होती है, वो लोग क्या है, एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों लोगों से उतना ज़्यादा बात करना, अपने इमोशंस को दूसरे लोगों को बताना इतना अच्छा नहीं समझते हैं, इतना उनका मन नहीं होता दूसरों से इतनी बात करने का, ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं और अकेले में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको दूसरे से उधर, अगर जब वो अकेले काम करेंगे तो उनको दूसरे लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और एक्सटर्नल इवेंट से कम अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अच्छा ये चीज़ मुझे अफेक्ट क्यों कर रही है, किसी और ने कोई काम करा है, उसका अफेक्ट मेरे ऊपर क्यों हो रहा है, मैं क्यों चेंज हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस वो खुद से करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे से करते हैं, इस वजह से वो बाहर के इवेंट से कम अफेक्ट होते हैं। वेरियस पीपल ओरिएंटेड करियर्स रिक्वायर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। बहुत से ऐसे करियर हैं जिसमें कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई हो, जैसे कि साइकोलॉजी की फील्ड हो गई, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर जो हो गए, जैसे स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस, इन सब में क्या है कि जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारी वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाती है हमारी वो सारी एबिलिटी कि हम अपने नेचर से कितने कनेक्टेड है, उसको लेकर के कितने सेंसिटिव है, उसको कितने अच्छे से समझ पाते हैं, उससे कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि नेचर के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, पहाड़ों में या फिर समंदर के पास, वैसे अच्छा सबको लगता है, बट कोई ज़्यादातर लोग के वो प्रेफर करते हैं कि वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहे या फिर उसको बचाने के लिए कोई काम करे। क्यों? क्योंकि वो उनको अच्छा फील नहीं होता जब कोई इन्वायरमेंट में कोई भी काम करता है ऐसा कि पेड़ों को काट रहा है या फिर जानवर को मार रहा है, तो उनको काफ़ी हर्ट फील होता है उससे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से इमोशनली कनेक्टेड हैं, अपने नेचुरल वर्ल्ड से, अपने एनवायरनमेंट से काफ़ी कनेक्टेड हैं। सच पीपल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सटल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। अब ये जो लोग होते हैं जिनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं और हमारे नेचर के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। नेचर में सब कुछ आ गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस भी हो गए, प्लांट्स और ओशियंस, रिवर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं ये मोस्टली जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है वो बॉटनिस्ट में, बायोलॉजिस्ट में, टूरिस्ट में, गार्डनर्स में, फार्मर्स में, जो बर्ड वॉचर्स हो गए, या फिर जंगलों में, है ना, फॉरेस्ट में, या फिर पहाड़ों में घूमना जिनको बहुत अच्छा लगता है, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना, नेचुरल इन्वायरमेंट की फ़ोटोज़ क्लिक करना, पेड़ों की और बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की पिक्चर्स को क्लिक करना जिनको बहुत अच्छा लगता है, उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा हाई होती है। अब इसमें जो एग्जांपल दिया है वो दिया है चार्ल्स डार्विन का। जो चार्ल्स डार्विन थे वो एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी दिया था साइकोलॉजी में कि इंसान जैसे जैसे इवॉल्व होता जा रहा है, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना, कुछ ऐसे हमारा फीचर है, हमारा बिहेवियर ऐसा जो हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आता जा रहा है ना, वो किस तरीके से चेंज हुआ है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टडी करी थी वो हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं, जो कि दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और ये एक एग्जाम्पल है, चार्ल्स डार्विन एग्जाम्पल है एक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों में हाई होती है उनका। लास्ट है इसमें हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड ने इसको सबसे लास्ट में ऐड ऑन करा था अपनी थियोरी में। इसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि refers to the sensitivity and capacity to tackle deep questions beyond sensory data and about human existence, such as meaning of one's life, why we are in this world, why do we die, where do we go after the death। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिन लोगों के अंदर आते हैं, जो कि नॉर्मल जो हमारे पास सेंसरी पर्सपेक्टिव होते हैं, सेंसरी चीज़ें जो हम परसीव करते हैं, देखते हैं आसपास में जो हो रहा है, उससे अलग जो क्वेश्चंस है कि हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो क्यों आए, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा रोल क्या है, हमारा टास्क क्या है इस वर्ल्ड में आकर के, हम क्यों आए, क्या रीज़न है इसके पीछे। और कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम चले जाएंगे यहाँ से तो उसके बाद क्या होगा, मतलब वो भी उनके दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं, तो उनमें क्या है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है। उनका मानना था कि जो ये जितनी भी इंटेलिजेंस है, ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस हैज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एबिलिटीज़। जितनी भी ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एबिलिटीज़ हैं, इन सबको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और साथ में मेजर भी कर सकते हैं, अलग अलग मेजर भी कर सकते हैं। जैसे पहली जो दो एबिलिटीज़ है हमारी फर्स्ट टू एबिलिटीज़ लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करती है हमारी जो स्कूल सिस्टम है ना, कि जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके अंदर लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो थ्री हमारे पास बॉडली काइनेस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं, है ना, जो सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियन, डांसर, एथलीट्स, डिज़ाइनर, इन सब के अंदर ये जो इंटेलिजेंस है ये ज़्यादा होती है। और ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम यूजुअली इग्नोर दिस इंटेलिजेंस, और मोस्टली जो हमारा स्कूल सिस्टम है, ट्रेडिशनल जो स्कूल सिस्टम है, वो इसको इग्नोर करता है कि मतलब पहले के टाइम पे ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये जो कंसेप्ट था पहले से लोगों के दिमाग में कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनको इंटेलिजेंट माना जाता है, वही चीज़ सोसाइटी को चाहिए, तो तुम पढ़े लिखे बनो,
मार्क्स अच्छे लेकर के आ जाओ। और दूसरी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया ना, पेंटिंग्स बनाना, किसी को पेंटर बनना होगा लेकिन उनके पेरेंट्स ने नहीं बनने दिया, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी उसको चाहिए जो पढ़े लिखे, एकेडमिकली तुम्हारा स्कोर जो है वो ज़्यादा ही आना चाहिए, सक्सेसफुल बनो एकेडमिकली। तो वो चीज़ें जो हम जिस जो लोग थे पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम, वो इन सब एबिलिटीज़ को इग्नोर करते, इन सब इंटेलिजेंस को इग्नोर करते थे। और गार्डनर का कहना था कि भाई जितनी भी इंटेलिजेंस है सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और सबको बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ताकि एक पर्सन अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सके। और इसी के साथ जो हमारी पहली थियरी है हार्वर्ड गार्डनर की, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, वो खत्म होती है। इसके बाद हमारी आती है स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायर्किक मॉडल दिया था इंटेलिजेंस का। ट्रायर्किक मीन्स क्या होगा कि इसके अंदर हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करा है, उन्होंने बताया कि जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने डिफाइन करा है ह्यूमन इंटेलिजेंस को एज अ कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हमारी वो सारी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी कॉग्निटिव किसी भी ह्यूमन की कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी चीज़ें लर्न करते हैं, वो एबिलिटी टू रीजन वेल, कि हम अच्छे से रीजनिंग कर पाएँ, चीज़ों को एनालिटिकली हम उसको समझें, एनालाइज करें, जजमेंट करें, तो वो सारी एबिलिटी हमारी। टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इधर हमारी मेमोरी का पार्ट आ गया। एंड टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ डेली लिविंग, डे टू डे लाइफ में जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे हम अच्छे से कोप कर सकें, उनसे हम डील कर सकें। हमारी ये सारी एबिलिटी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है, ये बताया था स्टर्नबर्ग ने। ही व्यूड इंटेलिजेंस एज हाउ वेल एन इंडिविजुअल डील्स विद एनवायरमेंटल चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, कि अब जो स्टर्नबर्ग थे उनका मानना था कि भाई जो इंटेलिजेंस को वैसे देखते कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने एनवायरनमेंट को, जो एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है उसमें कितने अच्छी तरीके से उसको अडॉप्ट कर रहा है, जो जितने अच्छी तरीके से उसमें सर्वाइव कर पा रहा है, उसको अडॉप्ट कर पा रहा है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रहा है और एनवायरनमेंट को भी चेंज कर पा रहा है, उस इंसान की इंटेलिजेंस उतनी ही हाई है। और जो नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही लो है, उतनी ही कम है। इस तरीके से वो इंटेलिजेंस को देखते थे। और इन्होंने टोटल 3, हमें जो इनकी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी उसके अंदर 3 टाइप्स की इन्होंने इंटेलिजेंस बताई है। जो ये चार्ट है, जो ये डायग्राम है पूरा ट्रायर्किक थ्योरी का, इसमें उन्होंने 3 तरीके की इंटेलिजेंस बताई है हमें। फर्स्ट है हमारी कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, सेकंड है हमारा एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, थर्ड है हमारी कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। अब जो कॉम्पोनेंशियल थ्योरी है हमारी, इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। जो सेकंड एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। और जो लास्ट हमारी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है, कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी है, इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। अब जो कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, इसके अंदर हमारे पास 3 कॉम्पोनेंट्स है, मेटा कॉम्पोनेंट, परफॉर्मेंस, नॉलेज एक्वाइजेशन। अब जो मेटा कंपोनेंट है ये क्या है कि जो हमारा परफॉर्मेंस वाला कंपोनेंट है, नॉलेज एक्वाइजेशन वाला कंपोनेंट है, इसको, इन दोनों कंपोनेंट्स को मेटा कंपोनेंट गवर्न करता है, कंट्रोल करता है एक तरीके से। और नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, जिसके अंदर हमारे 2 कंपोनेंट आते हैं, नोवेलिटी और ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है कि जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, ठीक है, हमारी कॉग्निशन का, हमारी इन्फॉर्मेशन का, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, कॉग्निशन का वो सारा पार्ट जो कि ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है, ऑटोमेटेड होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉग्निटिव टास्क जो अपने आप होता है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस का, जो एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है, ये इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके, पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते हैं, नॉलेज का यूज़ करते हैं, फिर कुछ नोवल मीन्स न्यू, यूनिक कोई चीज़ बनाते हैं, वो जाता है हमारा एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी में। लास्ट है हमारा कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं, अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है कि हमारी वो एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम into components and analyzing things for problem solving. It refers to the internal mechanism used in problem solving. अब जो कॉम्पोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये मोस्टली इसको हम एकेडमिक इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस को एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हम जो स्कूलिंग में पढ़ते हैं, फिर जो हम एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ करी जाती है। देखो, जो कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, इसमें क्या है कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम जब भी कोई आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम तो हमको आइडेंटिफाई हो चुकी है, उसके बाद फिर जो भी प्रॉब्लम क्या था, जितनी भी इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं कि स्ट्रैटेजीज बनाना, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, इंग्रेडिएंट्स की, रिसोर्सेज की, ठीक है, और उनको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में सोचना, वो सारी चीज़ें कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर इवैल्यूएशन करनी है, तो वो सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। It reflects the traditional conceptualization of intelligence and relates more to the academic achievement. It also called as being book smart. अब कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है ना, इसमें क्या होता है मोस्टली कि जैसे
आपको अगर स्कूल का कोई भी टास्क है ना, कॉलेजेस का, स्कूल का, जो भी आपको कोई एग्जाम है, तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है कि उसको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उसको याद करना है, नॉलेज एक्वायर किस तरीके से करनी है, ठीक है। जो भी चीज़ स्कूल में या बुक्स में जो भी लिखा हुआ है उसको कितने अच्छे तरीके से आप एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज एक्वाइजेशन इसके अंदर आती है, कितने अच्छे तरीके से एक्वायर कर रहे हो। साथ में उसको अगर वो एग्जाम्स में आ जाती है तो उसको किस तरीके से आपने जो भी इनपुट लिया है उसको कैसे आउटपुट में आप डाल रहे हो, वो भी इसके अंदर आता है कि आपने जो भी चीज़ सीखी है उसका कितने अच्छे तरीके से आप उसको अप्लाई भी कर रहे हो एग्जाम्स में। मोस्टली इनको बुक स्मार्टर्स बोला जाता है, बुक स्मार्ट, कि कोई भी पर्सन है जिसकी कंसेप्ट कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस अच्छी है, तो मोस्टली लोगों को क्या बोलते हैं, बुक स्मार्ट, क्योंकि ये ज़्यादातर एकेडमिक प्रॉब्लम की सॉल्विंग में ही ज़्यादा काम आती है। एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही सबसे ज़्यादा कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करा जाता है, जिसमें कि हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अपने एकेडमिक्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि हमें अगर ये टास्क कंप्लीट करना है, अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, इन सब्जेक्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे याद रखना है, एक्वायर किस तरीके से करना है, पॉइंट्स बना करके, चार्ट्स बना करके, कैसे हमको याद होता है, उसको कितने टाइम तक हम याद रखते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखनी है वो चीज़ें, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, सब कुछ आपको याद है, पता है, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं आता कि मुझे कैसे लिखना चाहिए कि जो भी एग्जामिनर है, जो भी टेस्ट चेक हमारे करेगा, एग्जाम चेक करेगा, वो हमें ज़्यादा मार्क्स दे, तो वो अगर चीज़ आपको नहीं आती तो आपके नंबर, आपके जो मार्क्स है वो फिर भी कम आएंगे। तो अपनी परफॉर्मेंस को भी अच्छा करना है, ये कंपोनेंट भी इसके अंदर आता है। तो मोस्टली इनको क्या है, बुक स्मार्टर्स बोला जाता है। अगर कोई भी क्रिएटिव टास्क इनके सामने आ जाता है जो कि बुक्स में पहले नहीं लिखा है, कुछ नॉवल ही कुछ आ गया इनके सामने, तो वहाँ पर ये जो इनकी इंटेलिजेंस है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, ये इतनी कम नहीं आ पाएगी। और वहीं पर अगर इन्हें कोई इनकी बुक्स से रिलेटेड, एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई भी ऐसा टास्क मिल गया, तो इनसे बेस्ट कोई नहीं रहेगा। तो ये होती है कॉम्पोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है या फिर एकेडमिक प्रॉब्लम स्किल है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट। अब जो मेटा कंपोनेंट है ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। मेटा कंपोनेंट क्या है, वो कंट्रोल करता है बाकी के दोनों कंपोनेंट्स को। मेटा कंपोनेंट परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स हेल्प इन परफॉर्मिंग अ टास्क और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। दस इट यूज अटेंशन, कोडिंग, मेमोरी एटसेट्रा। वही चीज़ की जो भी आपको याद है अभी, ठीक है, जो भी आपने याद करा है, जो भी पढ़ा है, उसको किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। आपका ध्यान इधर उधर ना बैठ के जो भी याद करें, कितने पीसीस में उसको डिवाइड कर ले, कि सुबह मुझे इतने टाइम पढ़ना है, फिर इतने टाइम पढ़ना है, या आपने सोचा पहले, फिर उसको आप अप्लाई कर रहे हो, और साथ में आप बहुत अच्छे से जो भी आपके दिमाग में, आप आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से चीज़ों को स्टोर करके रख रहे हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल रहे हो उसको, ताकि आपको जब भी एग्जाम में वो चीज़ की जरूरत हो या फिर आगे लाइफ में उस चीज़ की जरूरत हो, तो वो आपको काम भी आ सके। लेकिन वो चीज़ जो आपने पढ़ रखी है या फिर जो भी आपको पता है, जो भी आपको सिखाया गया है, वो। नेक्स्ट है नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट वही कि जो भी नॉलेज है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके, कि आप जो है निमोनिक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट लेटर टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, इन टेक्निक्स का यूज़ करके चीज़ों को याद कर रहे हो, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। और फिर परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या होगा कि जो भी आपने नॉलेज एक्वायर करी है उसको आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको आप यूज़ कर रहे हो। तो ये हो जाता है आपका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड है हमारा एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये क्या है कि हमें कुछ भी नया तरीका, जो ना हमारी बुक में लिखा है, ना कोई इंसान हमको कभी सिखाता है, वो हमें खुद से बनाना पड़ता है। कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है। अब देखो, जो ये स्टर्नबर्ग थे, इनका मानना कहता है इंटेलिजेंस क्या है कि डे टू डे लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आए उसको हम कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारे इंटेलिजेंस को दर्शाता है। वो डिसाइड करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट है या फिर हमारी इंटेलिजेंस कितनी कम है, ठीक है। तो कंपोनेंशियल में क्या था, कंपोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस में कि जो भी एकेडमिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या है, कोई भी न्यू प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने जो कभी भी हमें कोई नहीं सिखाएगा, तो उससे हम कितने अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट में एक चेंज आया है, ठीक है, वो हमारी एक प्रॉब्लम है, हम उससे कितने अच्छे तरीके से कोप कर रहे हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारे क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। कि कुछ भी नया जो हमें ना कभी सिखाया गया था, ना हमने कभी सुना था उसके बारे में, ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करें, अलग अलग अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करें इसके अंदर। कंपोनेंशियल में एक और चीज़ है कि उसमें सिर्फ आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग आती है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का हम लोग यूज़ करते हैं कि हमने जो भी पढ़ा उसका एक ही पर्टिकुलर आंसर होगा, एक ही हमारे पास सोल्यूशन होगा, वो कंपोनेंशियल में आ जाता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या है कि हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते हैं, नए नए आइडियाज़ को इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो हो गया हमारा ऑटोमेशन एंड नोवेलिटी। ऑटोमेशन क्या है, मीन्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर ऑटोमेटेड, कि कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि ऑटोमेटिक काम करते हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा उसमें अटेंशन, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेंटल प्रोसेसेस अपने आप काम करती है। दिस एनेबल द इंडिविजुअल टू यूज कॉग्निटिव रिसोर्सेज फॉर कमिंग अप विद द नोवेल एंड न्यू आइडियाज़।
अब क्या होता है इसमें कि मान लो कि आप कोई मूवी देख रहे थे, है ना, आपको कोई एक प्रॉब्लम तो है कि आप कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एक नई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हो, वो उधर एक प्रॉब्लम आ गई कि वो चीज़ सोल्व ही नहीं हो पा रही, कुछ क्रिएटिव बन नहीं पा रहा है ना। तो अब क्या आप सब कुछ छोड़ करके इंक्यूबेशन की स्टेज पर पहुंच गए हो, जहाँ पे आप स्टक हो गए हो कि कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, और आप बैठ करके टीवी देख रहे हो, फिर कुछ और काम कर रहे हो, फिर आप कॉन्शियसली उस चीज़ पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, अपने एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो कि बार बार नहीं कोई सोल्यूशन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, कोई ध्यान नहीं लगा रहे हो, और अचानक से एक सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, इल्यूमिनेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है कि अचानक से एक आइडिया आ जाएगा आपके दिमाग में। तो वहाँ पे क्या आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, अटेंशन भी नहीं दी, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगाया, बैठ के आप आराम से जो है टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, और अचानक से आपको एक आइडिया आ जाता है, और एक नई चीज़ आप लोग को, आपके पास का एक नया सोल्यूशन आ जाता है, एक नोवल सोल्यूशन आ जाता है। तो वो हो जाता है आपका एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर। थर्ड है हमारा कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट है थर्ड हमारा कॉन्टेक्चुअल, या फिर जिसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारी एबिलिटी टू यूज इन्फॉर्मेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली इन। जो हमारी कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, इसमें क्या है कि हम अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, हमारी वो एबिलिटी कि हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में हमारे पास स्टोर है, उस सब का यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने का, डे टू डे लाइफ में इफेक्टिवली सर्वाइव करने का, ठीक है। उसमें अगर कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने, उससे हम कितने अच्छी तरीके से बच के निकल जाते हैं, या फिर उसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, वो चीज़। अब जो हमारी कॉन्टेक्चुअल फर्स्ट थी हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, उसमें क्या था कि हमारी एकेडमिक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी कि हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, हमें कोई इंटरव्यू वगैरह देना है, तो वो वहाँ पर काम आएगी। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या था कि हमें कुछ नया इन्वेंट करना है। अगर हम इंटरव्यू देने बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो भी हमारा इंटरव्यूअर है उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे जो कि आपके एकेडमिक से ही रिलेटेड नहीं है, उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपने लास्ट टाइम क्या मूवी देखी थी, ठीक है, और उस मूवी के किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उठा करके इसको एनालाइज करो, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताओ कि आपने इससे क्या सीखा, या फिर आप क्या समझते हो इससे। तो वहाँ पर आप क्या आंसर दोगे, वो आपको आपके स्कूल में नहीं बता रखा, आपको कुछ सिखाया नहीं है उसके बारे में, ठीक है, आपको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहाँ पर जो आप अपनी थिंकिंग का यूज़ कर रहे हो, जो आपकी इंटेलिजेंस यूज़ करी जा रही है, वो गई आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और उसी इंटरव्यू में अगर आपको आपके एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी आपका जो भी कोर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, वो जो आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, वो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, जिसे एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोला जाता है। और लास्ट जो है हमारा वो है कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कि आपने इंटरव्यू दे दिया है, मान लो अब आप सिलेक्ट भी हो गए हो, अब आपको उस जॉब में, जो भी आपकी जॉब है, या फिर किसी अपने कॉलेज का एंट्रेंस का इंटरव्यू दिया था, अब आप उस कॉलेज के अंदर भी चले गए हो, ठीक है, वहाँ पर जो आपकी डे टू डे लाइफ की जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ना तो वहाँ आपकी एकेडमिक काम आएगी, ना आपको कुछ क्रिएटिव करना, आपको उधर सर्वाइव करना है, लोगों से कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना है, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है उसको उससे बच के निकलना है। जो आपका अब एक नया एनवायरनमेंट बन गया है, ठीक है, उस कॉलेज के अंदर आप जो है चले गए हो, आप नए नए टीचर्स से नए बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में चले गए हो, तो उधर आप कितनी अच्छी तरीके से अडाप्ट कर रहे हो उसको, कितनी अच्छी तरीके से उस माहौल में ढल चुके हो, किसी नई जॉब में गए हो तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके साथ उस काम में कितने अच्छे तरीके से आपने अडॉप्ट कर लिया उसको, उस एनवायरनमेंट को। वहाँ पर आपकी कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काम आती है। वहाँ पर आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस सिर्फ आपको उस काम में या फिर उस पढ़ाई को, जो भी आप नए कोर्स में एनरोल करा है आपने, किसी भी नए कोर्स में एनरोल करा है, उसको सीखने में तो काम आएगी, बट आपको किस तरीके से रहना है वहाँ पर, सर्वाइव किस तरीके से करना है, वो आपकी वहाँ पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काम आती है। इंटेलिजेंस है, इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारा अडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन। क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में क्या है हमारा, कि हमारी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, कि आप किसी नए एनवायरनमेंट में गए हो, उस नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है, अगर आप किसी नई जगह पर शिफ्ट हुए हो तो उस एनवायरनमेंट में वहाँ के लोगों से कैसे डील करना है, उस नए एनवायरनमेंट में कैसे जीना है, सर्वाइव करना है, एडजस्ट करना है एक चेंज में, जो भी चेंज आपकी लाइफ में हुआ है, वहाँ पर आपकी कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काम आती है। वहाँ पर आपकी एकेडमिक काम नहीं आएगी, ठीक है, अपने जो फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हैं वो काम नहीं आएंगे उधर, ना कि और ना ही आपको वहाँ पे क्रिएटिव कुछ करना है, ठीक है, कि आप कुछ नया डेवलप कर रहे हो, वो चीज़ भी नहीं चाहिए आपको, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काम आती है। अब इसमें भी तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज अडेप्टेशन, सेकंड इज शेपिंग एंड थर्ड इज सिलेक्शन। अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन मेक्स चेंज विद इन वन सेल्फ टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। अब अडेप्टेशन में क्या है कि एनवायरनमेंट आपका चेंज हो गया, ठीक है। पहले अडेप्टेशन में हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था, कि आप जो है नई एक न्यू यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाह रहे हो, ठीक है, आपका इंटरव्यू है, आपने उसको क्लियर भी कर दिया, ठीक है, कैसे ना तैसे उसको क्लियर कर दिया, अब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा चुके हो जहाँ पे बहुत हाई क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, और आपके लिए बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट है ना, आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आपके पहले के फ्रेंड्स आपके साथ नहीं है, बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है, वहाँ पर आप कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो, कैसे उन सब चीज़ों को जो भी चेंज आया आपके पूरे एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ रहे हो, ताकि आप उधर सर्वाइव कर सको। अगर आपको जो है कोई चीज़ें नहीं अच्छे से आती कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करा जाता है, कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे रहा जाता है, या फिर प्रोफेसर से किस तरीके से बात करनी है, नए नए फ्रेंड्स किस तरीके से बनाने हैं यहाँ पर, है ना, तो वो सारी चीज़ें हो गई कि आप अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ रहे हो ताकि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सको। ये हो जाता है एडेप्टेशन। नेक्स्ट है शेपिंग। शेपिंग ओकर्स व्हेन वन चेंजेस वंस एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर शेपिंग में क्या है कि आप चेंज नहीं हो रहे,
शेपिंग में क्या है, शेपिंग के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप स्कूल में थे, ठीक है, टीचर्स को लगता था कि आप इतने अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं होगे, या फिर आपकी लैंग्वेज अलग तरीके की, आप एक लो बैकग्राउंड से आते हो तो शायद आप अच्छे नहीं होगे। तो आप क्या वहाँ पर उनके बिलीव्स को, उनका जो एटीट्यूड है आपको लेकर के, उनके जो बिलीव्स आपको लेकर के उसको चेंज कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर के आ रहे हो, बल्कि आप अपने बिहेवियर से, अपने टास्क से, अपने कामों से दूसरों के अंदर चेंज लेकर के आ रहे हो, अपने एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हो। वो हो जाता है आपका शेपिंग, कि आपने अपने एनवायरमेंट को इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से शेप कर दिया है कि आप उसमें सर्वाइव कर सको। ओके तो अडेप्टेशन में क्या था कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज था, बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट था, तो आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर के आया ताकि आप उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सको। शेपिंग में क्या है कि एनवायरनमेंट को ही आपने चेंज कर दिया, आसपास के जो लोग थे उनके एटीट्यूड को, उनके आपको लेकर के जो एटीट्यूड था उसको चेंज कर दिया है। And last is selection. Selection is done when a completely new environment is replaced with the older ineffective one. Selection में क्या है कि पहले का environment, अब पहले क्या था adaptation में कि environments बिल्कुल चेंज हो गए थे तो आपने अपने अंदर चेंज लेकर के आया। फिर दूसरा क्या हुआ, शेपिंग के एनवायरनमेंट में अब जब आपके चेंज होने से काम नहीं चल रहा तो आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, ठीक है, एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस लेकर के आ गए। अब सिलेक्शन में क्या है कि आपने बिल्कुल ही एनवायरनमेंट को रिप्लेस कर दिया है किसी नए एनवायरनमेंट से, कि आपको कोई भी स्कूल जैसे पसंद नहीं था, फिर वो कॉलेज ही आप उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता है कि आपका पोटेंशियल, आपका जितना पोटेंशियल है वो इधर नहीं दिख पा रहा है, आप अच्छे से सर्वाइव इसमें नहीं कर पा रहे हो, तो आपने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया कि आप, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पर, मैं कहीं और ही ज़्यादा अच्छा रहूँगा। तो वहाँ पर क्या कि आपने सिलेक्ट करा कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं कहीं और जाऊँगा, या फिर मेरे लिए ये कोर्स अच्छा नहीं है, जो अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं, मुझे कोई दूसरा कोर्स चाहिए। तो वो सिलेक्शन करना, कि वो डिसाइड करना कि आपको नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे कोई दूसरा कोर्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, या फिर वो कॉलेज, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, वो दूसरा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता है ना, अच्छी से पढ़ाई होती है, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, तो आपने वो चेंज लेकर के आया, वो सिलेक्ट करा है आपने, तो वहाँ पर हो गया सिलेक्शन। एडेप्टेशन, शेपिंग, सिलेक्शन, ये 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस के, जिसको स्ट्रीट स्मार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम डे टू डे लाइफ में जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होते हैं उससे कितने अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं, वो सारे इंटेलिजेंस आते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 टाइप की इंटेलिजेंस है। फर्स्ट है हमारी कॉम्पोनेंशियल, सेकंड है एक्सपीरियंशियल, थर्ड है हमारी कॉन्टेक्चुअल। ये ट्रायआर्किक थ्योरी दी थी हमको स्टर्नबर्ग ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है। अब सबसे लास्ट जो थ्योरी है हमारी वो है पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो पास थ्योरी है हमारी वो हमें दी थी जेपी दास ने। अब जेपी दास का क्या कहना था, जेपी दास ने इसको डेवलप करा था पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को, जेपी दास ने, नेग्लायरी ने और कर्बी ने 1994 में। और ये भी जो है हमारी कॉग्निटिव अप्रोच है। पास का क्या मतलब है, PASS का, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, A स्टैंड फॉर अराउजल एंड अटेंशन। अब A तो एक ही है बट यहाँ पर हमें अराउजल अटेंशन दोनों यूज़ करने। S है हमारा साइमल्टेनियस, और लास्ट S है हमारा सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो इसको हम मिला करके बोलते हैं पास थ्योरी। अब ये बेस्ड है, जो हमारी पास थ्योरी है ये बेस्ड है कंसेप्शन ऑफ 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन है, जो जेपी दास थे, नेग्लेरी थे, इनका मानना था कि जो हमारी ब्रेन है उसकी 3 फंक्शनल यूनिट्स है और उन्हीं से हमारा सारा काम चलता है। फर्स्ट यूनिट कंसर्न विद कॉर्टिकल अराउजल एंड टेंशन एंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो हमारी टोटल 3 यूनिट्स है ब्रेन की, फर्स्ट यूनिट जो कंट्रोल करती है वो करती है हमारे अराउजल और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है अराउजल और अटेंशन, वो हमारा ब्रेन स्टेम और हमारा लिम्बिक सिस्टम, मेनली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसमें बोला गया है, इसमें मेनली हमारा लिम्बिक सिस्टम आता है, ठीक है। तो अराउजल और अटेंशन कौन कंट्रोल करता है, क्यों होता है हमारे जो हमारा अराउजल और अटेंशन वाली प्रोसेस है ये कहाँ पर होती है हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन स्टेम में और हमारे लिम्बिक सिस्टम या फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में। सेकेंड जो यूनिट है हमारी वो उसमें क्या चीज़ें आती हैं हमारी, कोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इधर साइमल्टेनियस और सक्सेसिव कोडिंग प्रोसेसेस। अब सेकेंड यूनिट में आ जाता है हमारा साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस में क्या होता है, डील्स विद हाउ वी रिसीव, स्टोर एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट बाय अ होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है हम उसको टुकड़ों में परसीव नहीं करते, पीसेस में परसीव नहीं करते हैं, एक कंप्लीट होल परसीव करते हैं उसको, कि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्टिवली देखेंगे, ठीक है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का भी यूज़ करेंगे कि हाँ ये एसोसिएशंस बनाएंगे उसमें, ठीक है, रिलेशनशिप्स बनाएंगे, फिर जाकर के उसको समझेंगे। तो वो हो जाता है हमारा साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। और ये कहाँ से एसोसिएट करते हैं, हमारी ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोब, हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोब है वहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ से एसोसिएट करती है। और जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है इसमें हो जाता है कि सक्सेशन में 1 के बाद 2 ही आएगा, सीक्वेंस में हम चीज़ों को परसीव करते हैं, जैसे जो हमारी ABCD हो गई, ठीक है, काउंटिंग्स हो गई, टेबल्स हो गई, और इन चीज़ों को क्या है कि हम सक्सेसिवली परसीव करते हैं कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, इस ऑर्डर में हम लोग परसीव करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से हमने स्टोर करा है, रिसीव करा है, वो हमारा सेकंड यूनिट में आता है। हम 2 तरीके से इन्फॉर्मेशन की कोडिंग करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली।
और जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है ये हमारा होता है फ्रंटल लोब और टेम्पोरल पार्ट जो है हमारी लोब्स का। हमारी टोटल 5 लोब्स हैं जिसमें जो फ्रंटल और टेम्पोरल पार्ट है ब्रेन का वो हमारा सक्सेसिव प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, उसके लिए उससे एसोसिएटेड है। और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हमारी ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोब से। अब जो थर्ड यूनिट है हमारी, ये वाली जो थ्योरी थोड़ी न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारी थर्ड यूनिट है डील्स विद प्लानिंग विच इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो भी डिसीजन मेकिंग का काम है कि क्या हमें डिसीजन लेना है, ये जो प्रॉब्लम आई का क्या सोल्यूशन बनेगा, जितना भी ये प्रोसेसिंग वाला काम होता है, लर्निंग वगैरह, ये सब आ जाता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर। जो हमारे फ्रंटल लोब है उसका प्री पार्ट, ठीक है, प्री फ्रंटल एरिया ऑफ द ब्रेन वहाँ पर लोकेटेड होता है। अब जो हमारा पास मॉडल है ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मॉडल है। ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसमें आता है। इसमें कॉग्निटिव और साइकोमेट्रिक अप्रोच दोनों ही अप्रोचेज आ जाती हैं। अब तक हमने साइकोमेट्रिक अलग, कॉग्निटिव अप्रोच अलग था, बट ये जो पास मॉडल है ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है इसके अंदर, कॉग्निटिव अप्रोच भी है इसके अंदर और साइकोमेट्रिक यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच भी है इसके अंदर। ये इंटीग्रेटेड मॉडल है हमारा। अब जो पास थियरी है ये उसका मॉडल है, ये उसका फिगर इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या बैकग्राउंड में नॉलेज बेस कि नॉलेज बेस क्या है कि हमारा बैकग्राउंड, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड, कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज बेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इनपुट आ रहा है, हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, जो भी चीज़ हम परसीव कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब ये जो डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स थी, यूनिट 1, फंक्शनल यूनिट 2, 3, ये क्या इंटर रिलेटेड है, अलग अलग भी हैं बट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अराउजल एंड अटेंशन में क्या आएगा, अराउजल एंड अटेंशन हमारी ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है। अराउजल क्या हो गया कि हम कितने अवेक हैं, ठीक है, अवेयर हैं अपने आसपास की सिचुएशन से, कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कितने अवेयर हैं, वो हो जाता है हमारा अराउजल। और एक ऑप्टिमल अराउजल हमको चाहिए होता है। दूसरा होता है कि हमारा अटेंशन, जैसे स्टूडेंट्स है, कई लोग की एक जगह टिक कर नहीं बैठते, वो ढंग से फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनके अटेंशन में प्रॉब्लम है। तो अराउजल और अटेंशन हो गया कि हम कितना अवेयर हैं, और अवेयर होने के बाद ही हम किसी चीज़ में अटेंशन अपनी लगा सकते हैं, फोकस लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अराउजल अटेंशन। और ये कौन सा हमारे ब्रेन का पार्ट जो कंट्रोल करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम। फिर है हमारा साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। साइमल्टेनियस तो सक्सेसिव क्या है कि हम साइमल्टेनियसली, कि हमारे जितने भी सेंसेज हैं, ठीक है, टोटल 5 सेंसेज हैं, तो हम उन सबसे रिलेटेड, अभी आप वीडियो सुन रहे हो, साथ में देख रहे हो, तो आपकी विजुअल जो आपका आइज़ है, आप उनको भी, आपकी आइज़ के जो रिसेप्टर्स है वो भी काम करें, साथ में आपके ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी काम करें। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में आप लिख भी रहे हो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपके दिमाग में जा रही है। सारी एक साथ इंटीग्रेट होकर के साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में जा रही है, सब कुछ एक साथ इकट्ठा होकर के फिर कोई चीज़ बन रही है आपके दिमाग में, तो वो होगा साइमल्टेनियस। जिनको भी साइमल्टेनियस में इस टास्क में अगर प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि वो समझ नहीं पाएगी कि उनको पहले सुनना है, देखना है या फिर लिखना है, वो चीज़ें साथ में नहीं कर पाएंगी। शू लेसिस को बांधने में दिक्कत होती है कि पहले हमें क्या करना है फिर क्या करना है, तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स उनको होती है। तो साइमल्टेनियस में क्या होगा कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं, हम जो भी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, सब सेंसेस का यूज़ करके, कि भी अपने हाथ में फ़ोन को पकड़ा हुआ है तो आपको वो टच हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ आपने फ़ोन पकड़ा हुआ, आप अपने आई से देख रहे हो, ठीक है, कानों से सुन पा रहे हो, तो ये सारी मोडालिटी आपकी काम कर रही हैं एक साथ। तो ये हो जाता है आपका साइमल्टेनियस सक्सेसिव, कि हम जो भी ऑर्डर्स में चीज़ें परसीव करते हैं, ठीक है, काउंटिंग्स हो गई, हमारी टेबल्स हो गई, ABCD हो गई, एक ऑर्डर में अगर मैं आपको बहुत सारी ABCD दूँ, जंबल मैंने लिखी हुई हैं, तो अब मैं आपको बोलूँ कि आपको ये सही ऑर्डर में लिखनी है, तो वो आप सही ऑर्डर में लिखनी है, आपको कैसे पता है कि उनका सही ऑर्डर क्या है? तो क्योंकि वहाँ पर आपकी सक्सेसिव जो इन्फॉर्मेशन है, सक्सेसिव जो टास्क है वो काम कर रहा है। और ये साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग जो काम करती है वो किन की वजह से काम करती है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट उन्हें कंट्रोल करता है? ऑक्सीपिटल और पैराइटल करता है हमारे साइमल्टेनियस को, और टेम्पोरल करता है हमारे सक्सेशन को। सक्सेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारा टेम्पोरल पार्ट, फ्रंटल टेम्पोरल पार्ट, ठीक है। लास्ट है हमारा प्लानिंग। अब जो भी डिसीजन मेकिंग का, कि हमें कोई टास्क करना है, नहीं करना है, किस तरीके से करना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ तो गई है, लेकिन अब हम उसका आउटपुट कैसे निकालना है, वो होता है हमारा फ्रंटल। वहाँ पर हमारा फ्रंटल लोब जो है, हमारी ब्रेन के डिफरेंट लोब से जो उसका फ्रंट पार्ट है, फ्रंटल लोब है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, वो इधर काम आती है प्लानिंग के लिए। तो हमारा अराउजल, अटेंशन, ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब। और फ्रंटल लोब के लिए हमारी फ्रंटल लोब का काम होता है हमारी प्लानिंग को, फ्रंटल लोब हमारी इन्वॉल्व होती है प्लानिंग में, और फिर जाकर के हमारा कोई आउटपुट निकलता है कि हम कोई भी टास्क जो है उसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये हमें मॉडल दिया था, पूरा पास थियरी का मॉडल है, आपको बस ये डायग्राम याद रखना है अपने दिमाग में और आप इसको परफॉर्म कर लोगे, आप इसको याद कर लोगे। अब लास्ट है, जो ये पास मॉडल था हमारी दास नागलेरी ने दिया था, और इनके बेसिस पे इस मॉडल के बेसिस पे काफ़ी सारी असेसमेंट भी बना गई थी। दास नागलेरी की कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, CAS, ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव
असेसमेंट है जिसमें हम जो भी हमने 4 कंपोनेंट्स अभी पढ़े हैं पास मॉडल के, उन सबको हम असेस कर सकते हैं इसमें जितने भी टेस्ट आते हैं उसकी मदद से। साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे जो सक्सेसिव और साइमल्टेनियस हमने प्रोसेसिंग पढ़ी थी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंसान को डिसलेक्सिया हो सकता है कि उसको वर्ड्स का नहीं पता होगा कि किस ऑर्डर में लिखने हैं, है ना। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। रेमेडियल मेजर्स भी हम लोग बना सकते हैं इनके बेसिस पे। और काफ़ी सारे हम इंटरवेंशन प्रोग्राम्स का भी हम इन्वेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लास्ट है हमारा जो टॉपिक है, क्रॉस कल्चरल कंसेप्शन ऑफ इंटेलिजेंस। कल्चरल कंसेप्शन ऑफ इंटेलिजेंस कि अलग अलग कल्चर में जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो क्या है, मतलब उसको समझेंगे हम लोग। तो मोस्टली इसमें क्या है कि जो हमारा कल्चर है वो भी इंटेलिजेंस में काफ़ी इन्फ्लुएंस डालता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर लोगों का कंसेप्ट जो है कल्चर को लेकर के वो डिफरेंट होता है, तो हमें भी उस तरीके से ही परफॉर्म करना होता है। हमारे ऊपर भी उसका काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें क्या है कि मोस्टली जो इंटेलिजेंस है उसे कैसे उसका क्या कंसेप्शन है कि वहाँ पर उसका क्या नोशन है वेस्टर्न कल्चर में इंटेलिजेंस को लेकर के कि एब्स्ट्रैक्शन। The Western culture views intelligence more in terms of abstraction and generalization, whereas the non-Western culture relate intelligence more to the social context. जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें मोस्टली अब्स्ट्रैक्शन के टर्म्स में या फिर जनरलाइजेशन के टर्म्स में इंटेलिजेंस को देखा जाता है, और जो हमारा नॉन वेस्टर्न कल्चर है जैसे इंडिया का कल्चर हो गया, वहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करा जाता है, उसको भी देखना पड़ता है। जो हमारा वेस्टर्न कल्चर हो जाता है वहाँ पर क्या है कि सबके लिए चीज़ें सेम हो जाती हैं, इंटेलिजेंस का कंसेप्ट सबके लिए बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है जितने कि हमारी कंट्री में। जैसे इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब हर जगह रिलीजन, मतलब बिल्कुल अलग ही कंट्री आपको देखने की मिल जाएगी एक हमारे ही इंडिया में। अब दूसरे स्टेट में चल जाओ, सारा जो कल्चर है वो डिफरेंट हो जाता है, सबके रिलीजन फैक्टर, सबके जो काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका सब डिफरेंट हो जाता है। रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सब जगह डिफरेंट है, तो वहाँ पर कल्चर जो है हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को। और इंडियन कल्चर में क्या है, मोस्टली जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स डाला जाता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न कल्चर। जो श्रीवास्तव और मिश्रा है उन्होंने इंटेलिजेंस का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट था उसके बेसिस पे इन्होंने पॉइंट आउट करा था कि जो हमारा इंडिया में जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो सिर्फ हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस को नहीं देखता है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम इमोशनल कॉम्पिटेंसेस को भी देखते हैं, सोशल कॉम्पिटेंसेस को भी देखते हैं, और ऑन्टरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा उस पर भी फोकस करा जाता है, वो भी उसके अंदर आते हैं। ना कि सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस को देखा जाता है जैसे कि हमारे वेस्टर्न कल्चर में देखा जाता है। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। इमोशनल कॉम्पिटेंसेस में, सोशल कॉम्पिटेंसेस में, ऑन्टरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस पे भी फोकस करा जाता है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस को लेकर के कि हमारी प्लानिंग कितनी अच्छी है, हम कितने अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कितनी जल्दी कर पा रहे हो, कितनी इफेक्टिव कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेट कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आ गई। और फिर हमारा आ जाता है इमोशनल कॉम्पिटेंसेस, जिसके अंदर हमारा कितना कंट्रोल अपने इमोशंस पे, अपने कितने अच्छी तरीके से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितने पेशेंट हैं, और कितने एडजस्टमेंट, एम्पैथी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाता है हमारा सोशल कॉम्पिटेंसेस, जिसमें कि हमारा ओबीडियंस, हेल्पिंग द नीडी, अड्यूरेंस टू नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लास्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस, जिसमें कि हम कितने हार्ड वर्किंग है, कितने कमिटेड हैं, और कितने पेशेंट्स, कितने डिसिप्लिन से सही तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इन सबको मिला करके फिर हमारे इंटेलिजेंस को कुछ फिर हमें बताया फिर हमको समझ जाता है कि हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं। तो डिफरेंट कल्चर में जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। वैसे इस पूरे चैप्टर में जो हमारी थ्योरी थी वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने बस कुछ ऐड ऑन कर दिया है, इतना डिटेल में भी इसको नहीं बताया। तो आपको जो थियरीज़ हैं इस चैप्टर में वो सबसे ज़्यादा फोकस उन पे करना है। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो में अगर अब तक बने हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।